चलिए दोस्तों आइए पार्ट 2 ऑफ द सुपर 300 अपना मिनी रिवीजन शुरू करते हैं। पहले 15 मिनट्स क्विक रिवीजन लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज का फ्लो क्या रहने वाला है इसमें रिवीजन का। सबसे पहले अपन रिवाइज करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर अपन रिवाइज करते हैं दोस्तों सेट रिलेशंस एंड फंक्शन उसके क्वेश्चंस, उसके बाद अपन करते हैं डेरिवेशन इंटीग्रेशन और सबसे लास्ट रखते हैं अपन इजी चैप्टर दैट इज इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। लगभग ये कवर करने के बाद आप लोग एक बार जाके आज अपना लास्ट पन्ने पलट लेना सारे चैप्टर्स के, मेक श्योर कर लेना कि कोई चीज़ ना छूट जाए। आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना है रिवीजन में, कुछ चीज़ अपन मैंने कहा इजी है देखना, तो वो भी देख के आज खत्म करना। ये समझ जाओ कि इसके बाद तुमको इस चीज़ दोबारा देखने का मौका ना मिलेगा ना तुम्हें देखना है। चलिए शुरू करते हैं गाइस सीक्वेंस एंड सीरीज क्विक रिवीजन। सर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज जब कोई कॉमन पैटर्न से एसोसिएटेड होती तो उसे क्या कहते हैं अपन? सीक्वेंस। सीरीज क्या होती है दोस्तों? सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हिच आर इन सीक्वेंस इज टर्म्ड एज सीरीज। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी है, एपी जीपी। हमें सिर्फ एपी जीपी पढ़ना है कि पूरा सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है? सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने शुरुआत की थी एपी के फॉर्मूले से। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गाइस जो भी सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला होगा इसकी खास बात क्या होगी? हम यहां पर पुट करेंगे प्लेस, और ये हमें देगा उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। गाइस सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर भी हम n की जगह प्लेस पुट करते हैं, पर सिंस ये सम का फॉर्मूला है तो ये हमें क्या देता है? उस प्लेस तक का सम। चलिए सर आप कहना क्या चाहते हो, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो चाहे कोई भी सीरीज हो, यदि मान लेते हैं वो उसके nth टर्म का फॉर्मूला है तो वो आपको क्या देगा? उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। और यदि वो सम का फॉर्मूला है तो वो क्या देगा? उस प्लेस तक का सम। दोस्तों हमने यहीं पे शुरू किया था अपना माइंड मैप दैट इज एमपी, जहां पे हमने करोड़ों सीक्वेंस एंड सीरीज को कवर किया था। सबसे पहले दोस्तों मुझे एक बात बताइए, nth टर्म के फॉर्मूले की यूएसपी क्या है? यदि मान लेते हैं nth टर्म का फॉर्मूला कोई भी है, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो चाहे कोई भी सीक्वेंस एंड सीरीज हो, उसके nth टर्म का फॉर्मूले की यूएसपी ये हो जाएगी, हम पुट करेंगे n की जगह पे प्लेस और वो फॉर्मूला हमें क्या देगा? उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। और सम के फॉर्मूले की यूएसपी क्या हो जाती है दोस्तों? हम पुट करेंगे प्लेस और वो फॉर्मूला हमें देगा उस प्लेस तक का सम। दोस्तों अब हमसे तीन चीज पूछ सकता है, 100% एश्योर्ड है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, तो याद रखें कोई भी पार्ट से आएगा पहले अच्छे से पता करो कि कौन से पार्ट से आ गया है। जिस भी पार्ट से वो आ गया उसके बाद उसका मेथड अप्लाई करो। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, सीक्वेंस और सीरीज इज गिवन एंड फॉर्मूला इज आस्क्ड। दोस्तों मान लेते हैं मैंने एक सीक्वेंस दे दिया 1 2 3 4 5 6, मैं आपसे मांग रहा हूं nth टर्म का फॉर्मूला, तो आप ऑप्शन में क्या करोगे? n की जगह पे क्या पुट करोगे? प्लेस। जिस भी ऑप्शन ने आपको दे दिया उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। यदि मैंने आपसे मांग लिया सम का फॉर्मूला तो आप क्या करोगे? फिर से ऑप्शन से पुट करोगे प्लेस, पर इस बार एक्सपेक्ट क्या करोगे? उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन की उस प्लेस तक का सम, उस प्लेस तक का सम। सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी हाई चांसेस क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पार्ट और दिस पार्ट, 100% आएगा। एक क्वेश्चन आप एश्योर्ड कर लो, हम अभी अपन एलडीआर सीरीज में 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। गाइस फॉर्मूला इज गिवन एंड सीक्वेंस इज आस्क्ड। गाइस फॉर्मूला इज गिवन, nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया, मैं कह रहा हूं भाई फॉर्मूला दिया, सीक्वेंस इज आस्क्ड। सीक्वेंस को इन्वेंट करना मतलब किसको इन्वेंट करना? पहले तीन टर्म को इन्वेंट करना। nth टर्म के फॉर्मूले की यूएसपी क्या है? हम पहली प्लेस पुट करेंगे, हमें पहली प्लेस पर बैठने वाला पर्सन मिल जाएगा। हम n की जगह 2 पुट करेंगे, सेकंड प्लेस पर बैठने वाला पर्सन मिल जाएगा। हम 3 पुट करेंगे, हमें थर्ड प्लेस पर बैठने वाला पर्सन मिल जाएगा। लेकिन मान लेते जो गिवन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला nth टर्म का नहीं सम का है। किसका है? सम का। आप मुझे बताओ n की जगह 1 पुट करने पे क्या मिलेगा आपको? S1 मिलेगा कि T1? पहली प्लेस तक का सम। लेकिन क्या पहली प्लेस तक का सम और पहली प्लेस पर बैठने वाले पर्सन सेम ही होते हैं क्या? हाँ। यदि मैंने n की जगह 2 पुट किया तो T2 मिलेगा कि S2? S2 माइनस 1 विल गिव यू T2। n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? थर्ड प्लेस तक का सम, उसे सेकंड प्लेस तक का सम माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा T3, और इस तरह से हमें 3 टर्म्स मिल जाएंगे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यदि इसको बना लिया तो बात बन जाएगी। एक फॉर्मूला दे दिया और दूसरा फॉर्मूला मांग लिया, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जंप कर जाएं? नहीं, हमें सबसे पहले क्या इन्वेंट करना पड़ेगा? सीक्वेंस। और सीक्वेंस से फॉर्मूला जाना हमें अच्छे से आता है। फॉर्मूले से सीक्वेंस बनाना आता है, सीक्वेंस से फॉर्मूला बनाना आता है। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस पे। सर इसके बाद हमने एपी का फॉर्मूला किया, उसी प्रकार से जीपी का फॉर्मूला रिवाइज कर रही है। जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1। यहां पर आप क्या पुट करोगे? प्लेस। ये आपको क्या देगा? उस प्लेस पर बैठने वाला पर्सन। यदि मैंने आपसे सम का फॉर्मूला मांग लिया तो डिपेंड करता है, यदि आर बड़ा है तो आर से शुरू का फॉर्मूला, 1 बड़ा है तो 1 से शुरू का फॉर्मूला। ए दोस्तों बिना देखे बोलो एक बार, ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यदि 1 ग्रेटर है आर से तो ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए दोस्तों इसके बाद हमने यहां पे शुरुआत किया था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्टली। अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक, यदि क्वेश्चन हमारा आ गया वेरिएबल के फॉर्म में, यदि क्वेश्चन हमारा आ गया
सो एवरीवन नोज कि हमें वेरिएबल से लगता है बहुत ज्यादा डर, तो हम क्या करेंगे, हम उन वेरिएबल्स को ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो। जैसा कि मैंने यहां पे कहा भी पी क्यू आर इन एपी, तो आप पी क्यू आर को एपी मान लो 1 2, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो जीपी मान लो 2 4 8। आपको इसका वैल्यू निकालना है, आप एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह पी क्यू आर की जगह नंबर पुट कर दो और अपना आंसर भी नंबर में निकाल लो। गाइस यहां पे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, यहां मैं कह रहा हूं पी क्यू आर्थ टर्म, टर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेस। हिंदी में क्या, इंग्लिश में प्लेस ही बोलेंगे, ठीक है ना। टर्म को क्या बोलते हैं अपन, प्लेस। मुझे बताइए ए बी सी आर पी क्यू आर्थ टर्म, सबसे पहले बताइए कितनी प्लेस है, 3 प्लेस हैं, तो मैंने 3 प्लेस बना लिया और तीनों प्लेस में नंबर दे दिया, पी को 1, क्यू को 2, आर को 3। इस पर बैठने वाले लोग कौन है, ए बी और सी, और ए बी सी ऐसे वैसे लोग नहीं, वो कौन है, जीपी। तो आपने क्या मान लिया, जीपी 2 4 8, और आपने अलॉट कर दिया इसको 2, इसको बी, इसको सी, यहां पे पुट करके फिर से आंसर निकाल दिया। गाइस जब ये टर्म वर्ड कहता है पी क्यू आर्थ टर्म, मतलब ये आपके बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये क्या है, आपके प्लेस। उस पर बैठने वाले लोग कौन बनते हैं, ए बी सी। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हमने शुरू किया था एडवांस शॉर्टकट। मुझे पहले एडवांस शॉर्टकट याद कराइए, nth टर्म इज 1 by m, mth टर्म इज 1 by n, mnth प्लेस पे कौन बैठेगा, 1। गाइस एस एम एन mn प्लेस तक का सम क्या होगा, mn प्लस 1 by 2। गैस 2 प्लेस तक के सम बराबर हैं, तो दोनों प्लेस को जोड़ने से जो एक नई प्लेस बनेगी उस प्लेस तक का सम क्या हो जाएगा, 0। तीसरा गाइस यदि s प्लेस n प्लेस तक का सम है m प्लेस तक का सम है n, तो दोनों प्लेस को जोड़ने से जो प्लेस बनेगी उस प्लेस तक का सम क्या होगा, माइनस ऑफ m प्लस n। पक्का याद है गैस, अपन रिवाइज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जिस पे एग्जाम में आने के चांसेस है, क्वेश्चन सुनिए, समझना इसको, फिर से पूरा बोल रहा हूं, सुनना। आपको मैंने फॉर्मूले दिया, बोलो हाँ। मैंने आपको फॉर्मूला ऐसा वैसा नहीं दिया, मैंने आपको 2 एपी के सम के फॉर्मूले का रेशियो दिया। किसका फॉर्मूले का रेशियो दिया, सम के फॉर्मूले का। सम के फॉर्मूले की यूएसपी क्या होती है, हम पुट करते हैं प्लेस, हमें मिलता है उस प्लेस तक का सम। यदि मैंने यहाँ पे प्लेस पुट किया तो मुझे मिल जाएगा उस प्लेस तक के सम का रेशियो। पर मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे बताइए 5th प्लेस पर बैठने वाले व्यक्ति का रेशियो। मैं यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो मुझे 5th प्लेस पर बैठने वाले व्यक्ति का रेशियो मिलेगा कि 5th प्लेस तक का सम का रेशियो मिलेगा, पर मुझे तो वो चाहिए नहीं। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो उस प्लेस पुट करने पे उस प्लेस पर बैठने वाले व्यक्ति का रेशियो दे। तो हमारे पास एक शॉर्टकट आता है, कैसे हम रेशियो ऑफ एन टर्म को रेशियो ऑफ एन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां जहां पे n बैठा है, रिप्लेस n फ्रॉम 2m-1। आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मैंने 2 एपी के सम का फॉर्मूले का रेशियो दिया है, मैं कह रहा हूं मुझे 10th टर्म पर बैठने वाले व्यक्ति का रेशियो बताइए। सर यदि मैंने यहां पे 10 पुट कर दिया तो पता है गलती क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगा पहली एपी के 10 प्लेस तक का सम डिवाइडेड बाय दूसरी एपी के 10 प्लेस तक का सम, उसका रेशियो। पर मैं आपसे उस प्लेस तक के सम का रेशियो मांग रहा हूं कि उस प्लेस पर बैठने वाले व्यक्ति का रेशियो मांग रहा हूं। कैसे कन्वर्ट करें इस फॉर्मूले को रेशियो ऑफ nth टर्म में, सर रिप्लेस n फ्रॉम 2m-, एक नया फॉर्मूला बन गया। अब ये ऐसा फॉर्मूला है जो प्लेस पुट करने पे आपको क्या देगा, उस प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति। मैंने यहाँ पे 10 पुट किया, मुझे मिलेगा 21, यहां पुट किया 18, कट करके रेशियो को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख के आंसर चेक कर लेना। क्या पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, एक बार रिवाइज कर लो, 2m-1। दोस्तों याद रखना, यदि p जीपी के लिए एक ही शॉर्टकट याद कराया था, p प्लस क्यू प्लेस पे बैठा है m और p माइनस क्यू प्लेस पे बैठा है n, तो p प्लेस पे कौन बैठेगा, √m इंटू n। बाकी हमने जितने भी शॉर्टकट याद किए सारे शॉर्टकट किसके थे, एपी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, इसके साथ साथ मैंने को प्रूफ करना सिखाया था जिसपे एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। देखिए पी टर्म ऑफ द एपीज, क्यू टर्म ऑफ द एपीज। सबसे पहले मुझे बताइए कितनी प्लेसेस है, 2 प्लेसेस हैं, मैंने 2 प्लेस अलॉट कर दिया, पी को 1 क्यू को 2। पी प्लेस पे कौन बैठा है, क्यू प्लेस पे कौन बैठा है, पी। कह रहे बताइए पी प्लस क्यू प्लेस पे कौन बैठेगा, पी प्लस क्यू को जोड़ने से कौन सी प्लेस बनी, 3rd। मतलब इन शॉर्ट मुझसे मांग रहा कि 3rd प्लेस पे कौन बैठेगा। यदि ये एक एपी है तो एपी का अगला टर्म कैसे निकालते हैं, डी प्लस डी करके। कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल लो, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म -1। अब डी को ऐड करिए, 1 - 1 कितना, 0, तो यहां पे कौन बैठेगा, 0। क्या यही वाला एडवांस शॉर्टकट हमने याद किया था ऊपर, हाँ। अब आपको मैंने एडवांस शॉर्टकट मान लेते हैं, आप भूल भी जाते हो, अदर देन एडवांस शॉर्टकट नंबर 4। तो क्या सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, हमने सारे क्वेश्चन किए थे। आइए दोस्तों, पी टर्म पे 1/q बैठा है, क्यू टर्म पे 1/p बैठा है। बताइए p प्लस क्यू प्लेस पे कौन बैठेगा, मुझे बताइए कितनी प्लेस है, 2। मैंने वो क्या बताया था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए नंबर ऑफ प्लेस, उन्हें अलॉट कर दीजिए नंबर, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करिए जैसा भी क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा, 2 प्लेस है, मैंने 2 प्लेस बना दिया, p और q। p प्लेस पे कौन बैठा है, q की 1/q,
क्यू है 2, तो 1/2 यहां बैठा है, 1/q, क्यू प्लेस पे बैठा है 1/p, 1/1 कितना हो जाएगा 1, बना लिया। कह रहे बता p प्लस क्यू प्लेस, p प्लस क्यू को जोड़ने से कौन सी प्लेस बनी, थर्ड। पूछ रहे भैया बताओ थर्ड प्लेस पे कौन बैठेगा, थर्ड प्लेस पे कौन बैठेगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहां से हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 0.5 आ गया। अगला टर्म कैसे निकालते हैं, प्लस डी करके, तो कौन बैठेगा 1 पॉइंट। प्रॉब्लम ये है अमन सर किसी भी ऑप्शन में नंबर्स नहीं बैठे, लेकिन क्या आपको पी और क्यू नंबर के फॉर्म में पता है, आपके हिसाब से पी कितना है 1, क्यू कितना है 2, यहां पुट करिए 1 इंटू 2 कितना 2, 2 प्लस 1 कितना 3, 3 डिवाइड बाई 2 कितना 1.5। क्या ये वाला ऑप्शन आपको 1.5 दे रहा है क्या, तो ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। दोस्तों इसी प्रकार से हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए थे, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। अब उन क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन आपको एलडीआर में मिलेंगे, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट, हाँ गाइज यहां पे हमने लगाई थी कैलकुलेटर ट्रिक। आइए एक हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन शुरू करें। देखो द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम और बिटवीन, दो वर्ड हो सकते हैं, पर चलो अपन ले लेते हैं बिटवीन 100 एंड 300 डिविजिबल बाय 4। गाइस बिटवीन वर्ड लिखा है तो क्या 100 और 300 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं। बिटवीन पहला कौन सा नंबर है जो 100 से 4 से कटता है, अगला 104, 108, और आखिरी नंबर है दोस्तों 300 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो -4 के 296। इसका सम निकालना है दोस्तों, सम निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है हमारा, a प्लस डी, सॉरी a प्लस इक्वल्स टू, a प्लस करिए a प्लस इक्वल्स टू प्लस डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का, प्लस 4 इक्वल टू दबाते जाइए, कब तक, जब तक आपको क्या नाम मिल जाए 296। जीटी क्या आपका 9800 आ गया, हाँ। तो गाइस हमें हमारा सम निकालने का शॉर्टकट क्या है, a प्लस इक्वल्स टू, उसके बाद प्लस डी इक्वल टू जिस नंबर तक का आपको सम निकालना है। इस फॉर्मूले के बिना अच्छे से अच्छे टफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यू आर बाउंड टू गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन अभी आपको एलडीआर में दिखेंगे। मुझे इसके साथ साथ ये भी रिवाइज करा दो, यदि मैं आपको जीपी देता और जीपी का सम मांगता तो आप क्या करते हैं, a प्लस इक्वल्स टू आर, ए इंटू आर की आर इंटू ए, आर इंटू ए इक्वल्स टू टी टू इक्वल टू 3t। गाइस क्या कर अपना शॉर्टकट क्या रहता है जीपी का, a प्लस, चलो पहले मुझे बताओ इसका क्या है, एपी का a प्लस इक्वल्स टू प्लस डी इक्वल्स टू जितने बार आपको निकालना है, आपको 10 प्लेस तक का सम निकालना है, तो आप यहाँ पे 10 बार इक्वल टू दबाइए, एक बार ऑलरेडी दबा चुके हैं गाइस यहाँ पे 9 बार, ठीक है। अच्छा जीपी का क्या होता है, अगेन a प्लस इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे हम इंटू आर नहीं करते, हम क्या करते हैं आर इंटू ए, तो ये मुझे क्या देता है T2 T3, जितना भी सम निकालना है उतने बार इक्वल टू दबा के आखिरी में क्या दबा दे, जीटी का बटन। ये बता दोगे ये अच्छे से, आप भूलोगे तो नहीं, लॉजिकली समझाया था क्लास में। गैस अपन 15 मिनट रिवीजन कर रहे हैं, अपन को बहुत अंदर नहीं घुसना है अभी, ठीक है। चलिए दोस्तों इस पे मैं सीधे क्वेश्चन अभी एग्जाम में अभी आएगा, एलडीआर में करवाऊंगा मैं डायरेक्ट, छोड़ दो इसको, डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई काम का नहीं है गाइस। ये बात याद रखना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2, गाइस स्क्वायर क्या होता है ये रखना, n इंटू n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 2n प्लस 1/6, और गाइस क्यूब क्या हो जाता है पहले वाले का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे सारी बातें हो गई, हाउ टू कैलकुलेट एनी पावर, ये सब छोड़ दो बस, ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, हियर वी आर डन विद द सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, एक बार आप लोग अपने मन की तसल्ली के लिए कि आज हमें क्लोज करना है इस चैप्टर को, आप लोग एक बार अपने कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने पलट लीजिए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार पन्ने पलट लो। ऑनलाइन वाले जितने भी बैठे हैं, हम इस क्लोज कर रहे हैं, मतलब हमें इसको एग्जाम के बाद नहीं पढ़ना है ना, एग्जाम के बाद भी नहीं पढ़ना, एग्जाम के एक दिन तक नहीं पढ़ना। मैं एक बार आप लोग इसे प्रॉपर क्लोजर दे दो, क्वेश्चंस देखकर एक क्वेश्चन के तड़के को क्लोजर दे देते हैं अपन अब यहाँ पे, ताकि आपको ये हो जाए कि 15-15 मिनट में कैसे चैप्टर को रिवाइज करते हैं एक दिन पहले, वो खूबी आपको पता चल जाए। इतना ही टाइम स्पेंड करना है आपको एग्जाम के एक दिन पहले एक चैप्टर में, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो रिविजन कब नहीं हो पाएगा, फिर पढ़ने वाली बात हो जाएगी। अब वक्त पढ़ने से कई ज्यादा ये है कि हम कैसे चैप्टर को फटाफट खत्म कर सकते हैं, और ये भी मैं आपको अपने साथ बैठ के इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि यस ये किया जा सकता है यदि पहले से अच्छा पढ़ा है तो। चलिए देख लिया एक बार, चलिए अब क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं। चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन ऑफ द टॉपिक सेट। दोस्तों फटाफट पन्ने पलटते हैं। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, क्या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग एक क्लस्टर तो है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पर वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कब होगा, जब मैं उसमें एक अप्रोक्सीमेटी लगाऊं, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन
टी नगर, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन रामनगर। जब तक मैं उसे स्पेसिफिक नहीं करता वो चीज सेट। सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट नहीं कहते। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये दोनों शर्त कलेक्शन के साथ वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे? सेट ऑफ वॉवेल्स, हाँ मैं पक्की बात हो गई, मैं ए ई आई ओ यू की बात कर रहा हूं, तो इससे हम क्या कहेंगे? कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है। तो कैसे ऐसे चीजों को हम कहते हैं सेट। दोस्तों अब सुनिएगा, सेट को लिखने का तरीका होता है हम ए बी सी डी कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। तो दिस इज हाउ वी राइट द सेट। अब सुनिएगा दोस्तों, कभी कल को मान लेते हैं एग्जांपल आ गया आपके क्वेश्चन में और पूछा बताइए ये एग्जांपल एक सेट है कि नहीं, और हमें लग रहा है सर कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइंड है कि नहीं, तो अब उस क्वेश्चन को रीड आउट करिए। रीड आउट करके आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है मे बी और मे नॉट बी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में बैठे हुए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, ठीक है ना। वेदर दिस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यस, पर यह वेल डिफाइंड है क्या? नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है कि सिर्फ साइंस के बच्चे बैठे हैं कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे बैठे हैं। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन पूछा, मैं एक बच्चे को रैंडमली उठा के पूछूं कि बताइए अमन सर ये कौन सा स्टूडेंट है, साइंस का है कि कॉमर्स का है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि साइंस का है? नहीं, ही मे बी साइंस और मे नॉट बी साइंस। तो गाइस जब हमारा आंसर मे बी और मे नॉट बी में आता है, किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ करके ऐसी फीलिंग आती है मे बी और मे नॉट बी, तो वो स्टेटमेंट सेट नहीं होता। यदि आप श्योर होते हैं तो ही वो स्टेटमेंट आपका सेट होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है गाइस? इसमें क्वेश्चन आने की संभावना काफी कम है वैसे। तो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म मतलब हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख दिया, अलग अलग, इसको हम क्या कहते हैं? हम रोस्टर फॉर्म। यदि इसी को दोस्तों हमने एक फॉर्मूले के रूप में पिरो दिया, एक एक करके लिखा नहीं, मैंने लिख दिया एक्स एक वेरिएबल है, सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट एक्स इज अ वॉवेल। क्या इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। तो ये एक लिखने का तरीका है, एक एक अलग अलग लिख दिया, रोस्टर। सेट बिल्डर लिखा नहीं, एक फॉर्मूला बना दिया सेट बिल्डर, तू उसको रीड आउट कर, अपने आप सेट बन जाएगा। जैसे यहां पे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया नेचुरल नंबर्स, पूरा एक एक लिख दिया नेचुरल नंबर, यहां पे लिख दिया एक्स, सच दैट एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो गाइस ये क्या है? रोस्टर फॉर्म, और ये क्या आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए, ये कह रहा है इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। क्या लिखिए? सेट बिल्डर फॉर्म में। गाइस सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एक्स सच दैट एक्स इज एन अल्फाबेट। यदि मैं कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो क्या लिखते हैं? ए ई आई ओ यू। गाइस यहां पे लिखा हूं ऑड इंटीजर्स लेस देन 25, एक्स सच दैट एक्स एक ऑड इंटीजर है लेस देन 25। रोस्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता? इंटीजर्स है दोस्तों, माइनस ऐसा शुरू करता डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर्स हैं, तो ऐसे लिख के मैं छोड़ देता। एक एक एलिमेंट को एक एक करके लिख दिया तो उसे क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। और उसको एक फॉर्मूले के धागे में पिरो दिया तो उसे क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। गाइस पॉजिटिव इंटीजर्स दोस्तों जो इसको 0 के बराबर करें, यदि दो इसके रूट निकाल के अलग अलग लिख दिए रूट्स तो क्या कहेंगे? रोस्टर। और लिख ली एक्स सच दैट दिस इज 0, सेट बिल्डर। समझा क्या दोस्तों? गाइस यहां पे हमने उसी के दो क्वेश्चन किए थे, अब यहां पे हमने क्या लिखा था इसको भी कन्वर्ट किया, छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। गाइस कितने तरह के सेट होते हैं, आप कंफ्यूज होते हो यहाँ पे, वो है सबसेट, उसके बारे में डिटेल में फिर से बताऊंगा अभी आपको। सुनिएगा छोटी छोटी बातें। नल सेट ऐसा सेट नल खाली पड़ा हुआ है, ऐसा सेट जो क्या पड़ा हुआ है? खाली। दो गाइस एक सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। गाइस इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से। एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करता है वो आपको, इस ब्रैकेट के अंदर 5 लगा दिया, अब ये 5 नहीं रहा, एक एलिमेंट आ गया और अपने आप में एलिमेंट क्या है? 5। तो जब तक 5 ये नोटेशन है नल सेट का, लेकिन क्या ये नल सेट है? क्या नहीं, ये क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 5। तो ये बताइए नल सेट है कि सिंगलटन सेट है? सिंगलटन। और ये क्या है दोस्तों? नल सेट। तो गाइस इसलिए देखो इसको मैंने यहां पे वापस बनाया सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। गाइस एक्स इज द पीएम ऑफ इंडिया, एक ही पीएम होगा गाइस, तो ये क्या हो गया? अपने आप में एक सिंगलटन सेट। गाइस फाइनाइट सेट जिसके अंदर ऐसे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो आप काउंट कर सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट। ऐसे सेट जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे हम? इनफाइनाइट। डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेके इनफाइनाइट। लेकिन मानो में ऐसा लगता है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 25, फाइनाइट हो गया वो, क्योंकि मैं 1 से लेके 25 तक की बात कर रहा हूं, 1 से लेके 24 तक की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड लिमिट लगाई नहीं, डॉट 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 डॉट, ये क्या है आपका? इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? आइए इक्वल सेट, जब दोनों ही सेट में एलिमेंट सेम होते हैं, यहां पे क्या है? ए ई आई ओ यू,
रोस्टर फॉर्म में लिखा है। यहां पे क्या है, एक्स इज अ वॉवेल, ये भी क्या है दोस्तों आपका ए ई आई ओ यू। तो गाइस अल्टीमेटली बोथ द सेट हैव द सेम एलिमेंट्स, तो इसको क्या कहेंगे हम, इक्वल। इक्विवेलेंट क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, सेट के ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां भी 5 एलिमेंट, यहां भी 5 एलिमेंट, तो ये क्या है दोस्तों आपका इक्वी, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये क्या बता रहा है, सेम एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, वहां भी 5 यहां भी 5। क्या पॉइंट क्लियर हो गया, बोलो एक बार। आइए अब बात करते हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, प्लीज पूरा ध्यान दोगे एक बार, मैं डिटेल में बता रहा हूं, इसको अच्छे समझना। ये आपने पकड़ लिया, आपका क्वेश्चन हमेशा यहीं से आ रहा है, सेट सबसेट प्रॉपर सेट, सेट सबसेट प्रॉपर सेट। खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना, ये खत्म तो आपका सेट खत्म हो गया। इसके बाद वेन डायग्राम जो कि प्रोबेबिलिटी से प्रभावित है, आपको यदि ये वो बनता है, वहां पे हम p लिखते हैं, यहाँ पे हम n लिखते हैं, बात खत्म। उसका वेन डायग्राम का भी एक सवाल कराऊंगा मैं भी, ठीक है। सुनना गाइस, सब सेट क्या होता है, देखिए सुनना, यदि कोई भी ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस पर प्रेजेंट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, क्या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, तो मैं कहूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज, देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी, लेकिन सर बी में तो कुछ एक्स्ट्रा भी है, लेकिन अब बताइए क्या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए है, क्या बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और ए में क्या है 1 2, तो क्या बी सबसेट कहलाएगा, क्या नहीं। दोस्तों मैं इसे कहता हूं, कई बार मैं इसे कहता हूं, ये है दोस्तों बेटा और ये है पिता। यदि बेटे के पास हर वो खूबी है जो पापा के पास है, तो समझिए वो बेटा कहलाने लगे। पिताजी के पास कोई एक्स्ट्रा खूबियां चलेंगी, लेकिन दोस्तों देखिए यहां पे देखिए, इसके पास खूबी है 1 और 2, क्या पिताजी के पास भी 1 और 2 खूबी है, कुछ एक्स्ट्रा खूबी भी है, चलेगा, ये इसका बेटा कहलाने लगा है। दिस इज ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या पॉइंट क्लियर हुआ, अब सुनना गाइस, इसको लिखते हैं हम ऐसे। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में, सुनो सर प्लीज पूरा ध्यान दोगे यहाँ पे, सुने, ये है सबसेट का साइन, बोलो हाँ। सर एक और होता है गाइस, सुनो 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 गाइस, प्लीज यहां पे ध्यान देना प्लीज, एक बार मैं समझा पाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। एक दोस्त अपने सेट बनाया 1 2 3, 1 2 3, गाइस इसके सबसेट्स बनाते हैं। गाइस एक सबसेट है 1, क्या ये मैं कह सकता हूं ये इसका सबसेट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन दिस, यस दिस इज अ सबसेट। और बनाइए 2, और बनाइए 3, और बनाइए 1 3 और 2 3, और बनाओ 1 2 3 4 5 6। सुनिए दोस्तों, अब दो ऐसे सबसेट जो ओझल हैं आंखों के सामने से, एक होता है फाई, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल दी सेट। एक अपने आप में ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, वो भी एक सेट है। और एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब यहां पे एक और लिख दिया 1 2 3, क्या मैं ये कह सकता हूं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर प्रेजेंट इन दिस, तो क्या ये भी एक सबसेट है, बोलो हाँ। अब सुनिए, सिंस हम ये भी इंक्लूड करते हैं और ये भी इंक्लूड करते हैं, क्या ये इक्वल सेट है, इसलिए कि सबसेट का साइन कैसा था, ऐसा और ऐसा। ये कहता है ये तो है ही, साथ साथ यदि इक्वल है सारे के सारे एलिमेंट तो भी वो सबसेट बन जाता है, ये भी सबसेट बन जाता है। इसलिए सबसेट का साइन क्या है दोस्तों, ये देखिए सबसेट का साइन कैसा दिख रहा है हमें, ऐसा। समझा क्या ये, इसमें कोई डाउट। अब सुनिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर प्रेजेंट इन दिस, क्या मैं कहता हूं बी सबसेट ऑफ ए। हाँ अब दोस्तों सुनिएगा, नंबर ऑफ सबसेट हमेशा आपको पता पूछूं मैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर, 2 की पावर n, कितने एलिमेंट्स यहां पे 3, 2 का 3 लीजिए, पावर कितना हो जाएगा 8। देखिए हमने 8 बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइस अब यदि मैं आपसे पूछूं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज सबसेट ऑफ ऑल दी सेट, ये दोनों बात समझ में आ गई। अब सुनिए, एक खतरनाक वर्ड आ रहा है, प्रॉपर सबसेट। सुनो, प्रॉपर सबसेट एक टाइप है, किसका, सबसेट का, सेट्स का नहीं, किसका, सबसेट का। सुनिए दोस्तों, अब यहां पे देखिए मैंने ये क्यों लिखा था, सुनो, इसमें दोस्तों यदि मैं इसको छोड़ दूं, इक्वल वाले को छोड़ दूं, तो ये जो देख रहे पूरे ये कहलाते हैं मेरे प्रॉपर, ये मेरे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट। और दोस्तों ये मेरा कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर, तो गाइस सबसेट में क्या क्या चीज आ गई, दो, एक है प्रॉपर एक है इम्प्रॉपर। मतलब मैं कह दूं कि वो इक्वल टू वाले को छोड़ के सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर, और वो इक्वल वाला क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर। तो गाइस सिंस ये इक्वल वाला इंक्लूड नहीं करना होता, इसलिए कि प्रॉपर का साइन कैसा होता है, सिर्फ ऐसा। ये बोलता भाई सब लेना पर इक्वल टू वाले को मत लेना। तो दोस्तों ये साइन होता है, ये सबसेट का साइन है, पर ये कैसा है, प्रॉपर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सुनो सर, तो फिर आपने या दिस इज सबसेट ऑफ दिस बोलो है ना, तो फिर आपने यहां पे ये प्रॉपर था कि इम्प्रॉपर था, प्रॉपर था।
यदि इम्प्रॉपर तो उसको कहते हैं, इक्वल वाले को इम्प्रॉपर कहते हैं, बाकी सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर। तो फिर आपने ये क्यों लगाया गाइस, मुझे बताइए। सबसेट पहले होगा ये, उसके बाद ये प्रॉपर होगा, तो आप बिल्कुल ये तो लगा सकते हैं। पर मैं यदि पूछूं बता और स्पेसिफिक कर, तो बिल्कुल आप ये लगा सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि ये लगा सकते और ये नहीं लगा सकते। पहले वो सबसेट हुआ, उसके बाद वो प्रॉपर हुआ। तो यदि क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया तो ये मत बोलना सर ये तो गलत हो गया ना, बी तो प्रॉपर सबसेट है तो ये साइन नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये तो चलेगा। हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया और स्पेसिफिक करो इसको, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, तो आप बोलोगे प्रॉपर। तो ऐसा नहीं होता कि आप ये साइन नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी गुत्थी एग्जाम में हमारी रहती है, सर ये कैसे लगा सकते हैं, ये तो प्रॉपर है ना। नहीं लगा सकते हो। प्रॉपर और इम्प्रॉपर होने से पहले वो क्या बना, सबसेट। और सबसेट सब पहले सबसेट बना, उसके बाद मैं पूछता हूं बता कैसा, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, तो तुम कहते हो प्रॉपर। ये क्लियर हुआ। अब तुम मुझे सोच समझ के बताओ, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ प्रॉपर कितने होंगे, एक कम। गाइस एक कम हो गया। चलिए गाइस हियर वी आर डन। तो दोस्तों यहां पे देखो मैंने क्या कहा, ये है सबसेट, इक्वल टू वाला नहीं हो पाया, ये होते हैं प्रॉपर, और बेचारा इक्वल वाला क्या होता है, इम्प्रॉपर। और दोनों को मिला के क्या बनता है, सबसेट। तो ये भी सबसेट है, ये भी सबसे, सारे सबसेट है। बिल्कुल आप ये वाला साइन लगा सकते हो। लेकिन यदि दोस्तों स्पेसिफिक करना है, ये वाले को छोड़ करके इन सब में आप ये वाला साइन लगा सकते हो, और ये वाले में स्पेसिफिक इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, क्योंकि वो इक्वल सेट ही हो गया। वो सिंस इक्वल सेट ही हो गया इसलिए उसको इम्प्रॉपर के दर्जे में डाल दिया हमने। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले में आते हैं। अब आता है, अच्छे से हो गया पूरा। अब आते हैं पावर सेट। क्या है दोस्तों, सुनिए 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 सुनिए, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, बिल्डिंग, बोलो हाँ। यदि आपके ऑब्जेक्ट सबसेट हो जाएं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स क्या है, सबसेट, तो वैसे सेट को कहते हैं पावर सेट। गाइस देखिए यहां पे एक सेट है दोस्तों 2 4 6, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। एक ऐसा सेट जिसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, सबसेट्स, इसको हम इसलिए हम कहते हैं फैमिली ऑफ सबसेट्स भी कहते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स भी कहते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स। द सेट विच इज हैविंग ऑल द सबसेट्स एज एन इट्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर सेट। तो गाइस मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने सबसेट हो सकते हैं, और सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज ऑलवेज नंबर ऑफ सबसेट, एंड दैट इज 2 की पावर n। हो गया दोस्तों। चलिए दो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यूनिवर्सल सेट, सुनिए 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 सुनिए। यहाँ पे यूनिवर्स मतलब अनंत काल से लेकर चीर काल तक जार सारे नंबर जो अवेलेबल है। लेकिन हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं मैंने यूनिवर्स लिख दिया यू, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। 1 2 3 4 5, तुम चाहे जितनी मर्जी सेट बना लो, उसे 1 2 3 4 5 के इधर इधर उधर और कोई नंबर आ ही नहीं सकते, यूनिवर्स ही इतने का है तुम्हारा। यदि ये यूनिवर्स है तो यूनिवर्स 1 2 3 4 5 ये बस, इसके बाहर और कुछ नहीं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यदि यूनिवर्स में से इसको हटा दें तो यूनिवर्स में जो बच जाएगा वो पूरा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि दोस्तों ये एक सेट है, सुनिएगा, ये एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4, ठीक है, और पूरे यूनिवर्स में है 5 और 6। यदि ये सेट ए है तो ये पूरा बाहर वाला क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है, 5 और 6। यदि पूरे यूनिवर्स में से यदि इस ए को माइनस कर दें, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यूनिवर्स में क्या क्या रह गया, तो ये है कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। समझा क्या, क्या ये पॉइंट क्लियर है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, डिफरेंस। अब सुनना, सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सुनिए दोस्तों, a माइनस बी करना है, a माइनस बी। जब a माइनस बी किया, सुनिए इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब होता है a में क्या रह जाएगा, a में क्या, जब b को हटा दिया, ऐसा नहीं दोनों में क्या रह जाएगा। दोस्तों यहां से a से b माइनस करिए, 3 से 3 कट गया, बोलो हाँ, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, a में क्या रह गया, 1 9 11, पर b में 8 भी तो रह गया, नहीं। लेकिन जब मैंने आपसे a माइनस बी पूछा तो आपको मुझे बताना है जब a में से b हट गया तो a में सिर्फ क्या रह गया, व्हाट इज रिमेन इन a। और जब मैंने b माइनस ए बोला तो जब मैंने b में से 1 हटाया तो b में क्या रह गया, 8। कई बार स्टूडेंट्स कह देते हैं सर ये पूरा रह गया ना, 1 9 11 8, ना भाई, जब तूने a माइनस बी किया तो बता a में क्या रह गया b के हटने के बाद, पूरा मत बता मेरे को। और b माइनस ए मतलब b में से जब a को हटाया तो b में क्या रह गया, बस बता। ये पॉइंट समझा क्या। इसलिए जब हमने यहां पे कहा था यूनिवर्स में से जब मैंने a को माइनस किया तो यूनिवर्स में क्या रह गया, बस वो बता, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस, ये हम सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो ठीक है गाइस। यूनियन सबको पता है, यूनियन मतलब ये पूरा पार्ट होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। दोस्तों सुनिएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस कभी भी निकालना है, a माइनस बी निकाला अपन ने, b माइनस ए निकाला, दोनों का यूनियन ले लो। गाइस यदि मैं आपसे यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट पूछूं मैं,
सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालिए, a माइनस बी में ये बचा है, b माइनस ए बचा है, दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है? ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स। तो ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स क्या क्या बच गया? 1, 9, 8 और 11। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा इसका? सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस तो कई बार आ चुका है एग्जाम में, याद रखना। a माइनस बी का यूनियन लिया b माइनस ए से, तो जो भी एक सेट बनता है वो सेट को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। गाइस ये वाला पार्ट एक बार देख लेना, कोई काम का खास नहीं है। आप सुनो, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जिसके लिए लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी को याद करते हैं। आइए इसे खत्म करते हैं। सुनो, सबसे पहली बात, हमारा एक नियम सारे चैप्टर में एक समान काम करता है कि गाइस हम यहाँ पे वेरिएबल्स को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। वी विल कन्वर्ट द वेरिएबल्स इनटू नंबर। बोलो हाँ। अब ध्यान दो, सुनो एक बार सुनो, यहाँ ध्यान दो। नंबर्स में कन्वर्ट करना मतलब क्या? मैंने जीपी का तो जीपी मान लिया, मैंने एपी का तो एपी मान लिया। अब यहाँ पे सेट मानना है तो सेट तुम मान लो, लेकिन सेट मानने के लिए हमें यूनिवर्स नहीं पता, तो सबसे पहले क्या मानना? यूनिवर्स। देखो, यूनिवर्स तब मानना जब कॉम्प्लीमेंट आ जाए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तभी निकाल सकते हो जब यूनिवर्स में से माइनस करोगे। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, दो सेट है, चल बताइए क्या होगा, ठीक है, यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को, लोग इसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। आप ऐसे क्वेश्चन में जिंदगी में कभी वेन डायग्राम को प्रेफर मत करिए। मुझे नहीं पता था, मैंने क्या किया? यूनिवर्स माना 1 2 3 4 5 दोस्तों। अब मैंने बी और दो सेट माने थे, ए और बी। जब भी आप ऐसा मान रहे हैं, ऐसा ए और बी मानिए कि उनमें हमेशा कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए। तब तक मानिए जब तक वो ऐसा ना कहते हियर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि एक्सक्लूसिव कह देता तो इंटरसेक्शन जीरो हो जाता, तो मैं ए और बी में ऐसे सेट मानता कि कुछ भी कॉमन नहीं है। पर सिंस ऐसा कुछ नहीं कहा तो मैंने कुछ ऐसा माना कि कुछ कॉमन रखा। देखो, मैंने ए माना 1 2 3, बी माना 3 4 5। क्योंकि सिंस ने कुछ नहीं कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, तो मैंने इंटरसेक्शन मान लिया। अब चलिए दोस्तों निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्स में से यदि ए को हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा यूनिवर्स में? 4 और, चल भाई बता क्या क्या चीज तुझे चाहिए। तू ए चाहता है, ठीक है, इसका मैं यूनियन निकालू। चलो पहले मैंने यूनियन निकाल लिया, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, इसका यूनियन निकाल लिया किससे? बी से। यूनियन मतलब होता है ऑल दी पॉसिबल एलिमेंट्स, 3 4 5 आ गया यूनियन। इसके यूनियन को किससे इंटरसेक्ट कराना है? ए से। ए का मैंने इंटरसेक्शन करा दिया इसके कॉम्प्लीमेंट से। ए कितना था मेरा? 1 2 3। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कितना है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 3 आया ना। तो दोस्तों इसके मेरे आंसर के हिसाब से इसका आंसर कितना है? 3। इसको कन्वर्ट करिए, ए इंटरसेक्शन बी, हमारा इंटरसेक्शन कितना है इसका? 3। खत्म। क्या हम यहां फालतू का वेन डायग्राम बनाएंगे? जो क्वेश्चन आ जाए, जो आ जाए आप मानिए यूनिवर्स ए और बी सी, खत्म। समझा क्या? आगे बढ़ जाऊं दोस्तों। आइए लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर गाइस, दैट इज द वेन डायग्राम। दोस्तों आप सभी को पता है ए यूनियन बी का मतलब, मुझे प्रोबेबिलिटी वाला याद कराइए, पी ऑफ ए यूनियन में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे भैया यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे मैं पी की जगह क्या लिख रहा हूँ? एन। एग्जाम में गलती से तुम पी लिख दोगे, डरना मत, सी में आएगा, ठीक है ना। गाइस यूनियन मान लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0। 3 एक्टिवेट दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। लेकिन सेंटर वाला पार्ट कितने बार माइनस हो गया? 3 बार आउट हो गया, 3 बार माइनस हो गया, तो वापस ऐड कर दिया एक बार। क्या ये पूरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी से रूल होता है क्या? इसकी अंडरस्टैंडिंग कहां पे आती है? प्रोबेबिलिटी पे। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको मैं समझा देता हूं और चैप्टर खत्म करते हैं यहाँ पे। यकीन मानिए यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा था ना, हो गया, ठीक है ना, 20 मिनट में हो गया। 1.5 घंटे पढ़ाया तो पूरा 20 मिनट में किया है, ठीक है, डिटेल में किया है। सुनना, तू बच गया, ठीक है ना। सुनना अमन, देखो यहाँ पे ध्यान देना गाइस, मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझाता हूँ, रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस। 48% लोग कॉफी पीते हैं, 54% लोग टी पीते हैं, और पेट्रोल बोलता हूँ मैं, पेप्सी है, पेट्रोल सुन लो एक बार, ठीक है ना। 64% लोग पेप्सी पीते हैं, सुन लो, ठीक है। सुनना, इतने लोग दोनों पीते हैं, टी और कॉफी। इतने लोग पीते हैं दोस्तों आपका क्या? टी और पेप्सी। और इतने लोग पीते हैं टी, कॉफी और पेप्सी। 6% लोग कुछ भी नहीं पीते। अब देखो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स हैविंग ऑल 3, मतलब क्या ये सेंटर वाला पार्ट मांगा है दोस्तों। हम कैसे करेंगे? यूनियन हमको पता है कि इन सभी का गाइस जो यूनियन है वो क्या होगा? ए दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस इंटरसेक्शन वाला। बोलो हाँ ना दोस्तों। मुझे पता है यूनियन मतलब कितना, पूरे 100% में बाहर बैठे हैं 6% लोग, मतलब इस पूरे सर्कल का यूनियन कितना हो गया? 94। 94 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस किया। ये ग्रीन वाला पार्ट मुझे नहीं पता था, मैंने मान लिया इसको x, मिसिंग फिगर x निकाल लिया। 18%। कितने लोग थे टोटल? 2000। 2000 का 18% कितना आ गया? 360। तो गैस तीनों पीने वाले कितने लोग हैं? 360। अब दोस्तों एक पार्ट और देख लो, फाइंड द नंबर्स हैविंग टी एंड कोका।
टी एंड गाइस, टी एंड कोका, दोस्तों पेप्सी बोला था मैं कोका को, ठीक है ना, टी एंड कोका, इस पी मतलब क्या, कोका है दोस्तों, सिमेन पी टी एंड पेप्सी समझ लो, बट नॉट कॉफी, बट नॉट कॉफी मतलब क्या, क्या ये देखो रेड पार्ट देख रहे हो, ये क्या ये वही लोग हैं जो दोस्तों टी भी पीते हैं और पेप्सी भी पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, कॉफी पीने वाले मैंने हटा दिए यहां से। अब बताइए कैसे निकालिए, पूरा 32% है, उस 32 में हरा वाला पार्ट कितना है आपका 18, 32 माइनस 18 करिए, कितना आ गया 14% आ गया क्या, ये 280। अगला पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट हो गया खत्म, ये फाइंड द नंबर्स हैविंग ओनली कॉफी, सिर्फ कॉफी पीने वाले देख रहे हो, येलो वाला देख रहे हो ये गाइस, क्या मैं इसको इंक्लूड करूं, ये भी तो कॉफी पीते पर ओनली कॉफी कह रहा है, ये ऐसे लोग हैं जो कॉफी के साथ चाय पीते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कॉफी के साथ पेप्सी पीते हैं, ओनली कॉफी मतलब क्या येलो वाला पार्ट देख रहे हो। अब बताओ कैसे करें सर, ये पूरा कितना है 48, उसमें से अमन सर ये माइनस कर दिया 28, ये माइनस कर दिया 30, पर ये वाला पार्ट कितने बार माइनस कर दिया 2 बार, इसको वापस एक बार ऐड कर दिया, तो क्या सिर्फ जब ये येलो येलो निकल के आ गया बस पूरा का पूरा, जो भी आ गया 8%। समझा क्या, दिस इज अबाउट द वेन डायग्राम, खत्म होता है चैप्टर। ये छोटी मोटी बातें दोस्तों सुन लो, कभी आपसे कार्डिनल नंबर मांगा कि हमने 2 सेट को क्रॉस किया तो कार्डिनल नंबर क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही आपको क्रॉस करके उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल करके आएंगे। मान लेते हैं एक सेट में है 3 एलिमेंट, इसमें है 2 एलिमेंट, कार्डिनल नंबर मतलब इन दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस कैसे करते बताता हूं अभी, तो गाइस उसको क्रॉस करने के बाद आपको जो पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे 6 पेयर बनेंगे। आपने 3 सेट का क्रॉस किया तो क्रॉस करने से कितने पेयर्स बनेंगे 12 पेयर्स बनेंगे, और दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए कभी भी क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस वाला पार्ट हमने रिलेशंस और फंक्शन में सीख चुके हैं, हम याद है, एक बार देखो जैसे क्रॉस करना है गाइस, इन दोनों का क्रॉस करना है, क्रॉस मतलब कैसे 2 की पेयरिंग पहले 5 से, 3 की पेयरिंग फिर 5 से, यदि और भी कुछ होता पहले 2 की पेयरिंग 5 से, 2 की पेयरिंग 6 से, 3 की पेयरिंग 5 से, 3 की पेयरिंग 6 से, इसको हम क्या कहते हैं कार्डिनल नंबर। गाइस क्या पॉइंट क्लियर है। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो गैस क्रॉस करने के बाद कितने पेयर बने 2, यदि यहां पे 2 पेयर होते, यहां भी 2 एलिमेंट होते, तो क्रॉस करने के बाद कितने पेयर बनते 4, और इस पेयर को क्या कहते हैं कार्डिनल नंबर। गाइस हियर वी आर डन विद द 100% डिस्कशन ऑफ द चैप्टर सेट। आगे बढ़ जाएं, चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आइए अब फटाफट रिवाइज करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं, रिवीजन करते हैं चैप्टर रिलेशंस एंड वी आर डन विद द सेट्स। अब आइए रिलेशन एंड फंक्शन में आते हैं। दोस्तों रिलेशन का मतलब होता है जब भी कोई भी 2 सेट आपस में गाइस उनके बीच कोई भी मैपिंग होती है, कोई एक भी एलिमेंट किसी एक भी सेट का कोई एक भी एलिमेंट दूसरे सेट से मैप हो जाए तो हम कहते हैं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सर सारे के सारे कोई एक भी एलिमेंट मैप कर गया तो रिलेशन तो है। गाइस यदि हमने क्रॉस किया ए और सेट बी का, जरूरी नहीं कि सारी पॉसिबल मैपिंग हो, यदि एक भी एलिमेंट इस सेट का एक भी एलिमेंट सेट बी से मैप कर जाए, यदि मान लीजिए मैं एक सेट दूं आपको 1 2 3, दूसरा एक सेट दूं 4 5 6, और मैंने कहा एक रिलेशन है 1,4, तो क्या ये रिलेशन है, हाँ यदि एक भी एलिमेंट किसी एक सेट का मैप कर गया 4 से दूसरे एक एलिमेंट से तो हम कहेंगे देयर इज अ रिलेशन। लेकिन दोस्तों इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना, दैट इज फंक्शन बनाने की 2 शर्त होती है। पहली शर्त सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के मैप हो, बी के नहीं, ए के सारे एलिमेंट्स मैप हो, और वो भी कैसे मैप हो यूनिकली। यूनिकली मतलब हर एक एलिमेंट की मात्र एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे कि यहां पे 1 मैप कर गया, 2 मैप कर गया, 3 मैप कर गया, क्या सारे एलिमेंट्स मैप कर गए सेट ए के, बी में मत चेक करिए ए में चेक करिए, क्या ए के सारे एलिमेंट मैप कर गए, क्या हर एक एलिमेंट की मात्र एक ही इमेज है, तो हम कहेंगे यस दिस इज अ रिलेशन तो है ही, पर साथ ही साथ अब ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो गया फंक्शन में। दोस्तों यहां पे देखिए क्या ये रिलेशन है, रिलेशन तो है, पर सर यहां सारे एलिमेंट मैप तो हुए, पर जो बी जो 2 है 2 यूनिक मैप ना हो गए, एक से ज्यादा इमेज बना रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन नहीं हो पाया। फंक्शन होने की 2 शर्त दोस्तों, सारे एलिमेंट मैप हो सेट ए के, और कैसे मैप हो यूनिक। देसी तरीका हमने क्या निकाला था गाइस, सारे एलिमेंट से एक ही डंडी निकलना चाहिए, किसी भी एलिमेंट से 2 लाइन निकल गई तो वो रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पे छोटी मोटी चर्चा करी डोमेन रेंज की। डोमेन मतलब एक्स, जहां मैपिंग करते उसे हम कहते हैं वाई। तो गाइस यहाँ पे डोमेन क्या है 1 2 3, रेंज क्या है जो एलिमेंट मैप हो गए 4 5 6। गाइस कोडोमेन क्या है 4 5 6 एंड 7। सर यहां पे जो एलिमेंट जिस दायरे में आप मैप कर रहे हो वहां पे जो चीज अवेलेबल है उन सभी को हम क्या कहते हैं पूरा का पूरा कोडोमेन, और जो एलिमेंट मैप हो गए बस वही क्या कहलाते हैं रेंज। चलिए दोस्तों अब आप बात करते हैं, सर यहां पे मान लीजिए हमारे सामने कोई डायग्राम आ गया और मैं ये चेक करना है कि डायग्राम हमारा रिलेशन तो है, हर डायग्राम रिलेशन तो है, डायग्राम बन गया तो रिलेशन है,
पर कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो आप कहां से लाइन कराइए, y के पैरेलल। यदि उसने दो जगह पे कट कर दिया तो फंक्शन नहीं है। यहां पे कहीं भी ड्रॉ करिए, क्या ये हर जगह पे एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो ये रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सर रिलेशन फंक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें तीन चीजों की पूरी नॉलेज होना चाहिए। एक वर्ड आता है डोमेन, दूसरा आता है रेंज और तीसरा आता है कोडोमेन। कोडोमेन निकालना मेरा काम नहीं है, कोडोमेन बताना काम है किसी क्वेश्चन का। कोडोमेन को कैलकुलेट नहीं किया जाता। यदि कोडोमेन हमें कैलकुलेट करने वो बोल दे और सवाल में ना दे तो हम मान लेते हैं कि कोडोमेन पूरी की पूरी रियल नंबर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। हम कैलकुलेट कर सकते हैं डोमेन और रेंज। सर अब आइए डिटेल में चर्चा करते हैं डोमेन और रेंज की। बस ये पार्ट अच्छे से हो गया दोस्तों, समझ जाइए आपका चैप्टर ही पूरा हो गया। सुनिए, आप एलिमेंट मैप कर रहे हैं 1 2 3, जो एलिमेंट को आप मैप करते हैं 1 2 3 इसे हम कहते हैं एक्स, जिसे हम कहते हैं डोमेन। जो एलिमेंट मैप हो गए वो क्या बनते हैं, जिस दायरे में आप मैपिंग करें जो जो अवेलेबल है वो क्या कहलाता है। यदि वो ये दायरा ना बताए कभी तो हम मान लेते हैं इस दायरे में पूरे रियल नंबर अवेलेबल है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। दोस्तों अब यहां पे हम बात करते हैं, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर ये चैप्टर कहता है डोमेन मतलब एक्स। डोमेन मतलब हम इसमें अपनी एक कंसेप्ट लेयर लगाते हैं। डोमेन मतलब एक्स की सारी वैल्यू जो तू ले सकता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। दो बातों का ध्यान रखना, ऐसी एक्स ऐसी कोई वैल्यू मत लेना मेरे भाई जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे और समथिंग अपॉन जीरो कर दे, क्योंकि ये चीज मैथमेटिक्स ने अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया। अब हम वही चीज हम रेंज के लिए कहते हैं, रेंज तू सब कुछ ले, वाई रेंज मतलब वाई, वाई तू सब कुछ ले। तू भी दो बातों का ध्यान रखना, वाई तू ऐसी कोई वैल्यू मत ले लेना जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे या तो समथिंग अपॉन जीरो कर दे, बाकी सब तू लेने का अधिकार रखता है। दोस्तों अब यहां पे मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन आएगा हमारे सामने कुछ ऐसा, फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब हमें किसके बारे में बात करनी है, एक्स के बारे में कि वाई के बारे में, एक्स। तो जब भी आप डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि पूरा क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्म में लिखा हो। गाइस अब ये एक्स के फॉर्म में लिखा था, अब दो चीजें चेक करिए, क्या वहां पे कोई अंडर रूट की छत है। यदि अंडर रूट की छत है तो आप क्या चाहते हैं कि अंडर रूट के अंदर की हर चीज क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। और यदि कोई डिनोमिनेटर वाली बात है तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ऐसा लिख दीजिए। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, एक्स की एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो आपको क्या करना है, एक्सक्लूड। आप क्या चाहते हो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, तो इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दीजिए। यहां से आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो आपको क्या करना है, इंक्लूड। सर जैसे कि हमने यहां पे क्वेश्चन देखा, फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब एक्स, क्या पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एक्स के फॉर्म में लिखा है, क्या डोमेन एक्स के ऊपर अंडर रूट की छत है क्या, हाँ। तो मैंने अंडर रूट के ऊपर जो भी था मैंने ग्रेटर देन जीरो कर दिया, यहां से मिल गया x शुड बी ग्रेटर देन 2, तो मेरा डोमेन अगर 2 से लेकर के इनफाइनाइट। लेकिन मान लेते कोई ऐसा क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फाइंड डोमेन। डोमेन मतलब x, क्या x के ऊपर कोई अंडर रूट की छत है, क्या कोई डिनोमिनेटर का खतरा, तो डोमेन क्या है हमारी रियल नंबर। हमारा डोमेन का मेथड एक्टिवेट ही तब होता है जब अंडर रूट की छत आ जाए या डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए। अब दो बातों का ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर जो भी है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और नीचे वाली बात कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां से मुझे मिल गया x जीरो नहीं हो सकता और यहां से मुझे मिल जाता है x दिस मस्ट बी ग्रेटर देन -3, देन x मस्ट बी ग्रेटर देन -3/2। तो मेरा डोमेन आ गया -3/2 से लेके इनफाइनाइट। लेकिन इसी सफर में बीच में जीरो आएगा, जीरो मत लेना, बस बाकी जो लेना है ले ले। दोस्तों बात याद है ओम, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। सर जैसे कि यहां पे बात हो गई, हमने कहा देख भाई x सब कुछ लेना, एवरीथिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो और डिनोमिनेटर तू कभी जीरो मत होना। तो यहां से क्या पता लग गया, x क्या नहीं हो सकता 7, और यहां से क्या पता लग गया x हमेशा 7 से बड़ा होना चाहिए पर 7 नहीं होना चाहिए। तो दो तरीके, पहले तो ऐसा लिखा फिर हटा दिया, या तो ओपन ब्रैकेट यूज कर लिया। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि कॉर्नर वाला व्यक्ति इंक्लूड नहीं हुआ। चलिए दोस्तों अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले मुझे बताइए डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू। तो क्या ये पूरा क्वेश्चन, सॉरी हम रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब चलिए रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब क्या, x के बारे में बात करना कि y के बारे में, y के बारे में। तो क्या ये पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में लिखा है क्या, नहीं, पहले y के फॉर्म में लिखिए। y के फॉर्म में लिखना मतलब मेक x सिंगल, x को सिंगल किया, कर दिया x को सिंगल, क्या y के ऊपर अपने आप अंडर रूट की छत दिख गई। y तो सब कुछ ले पर ध्यान रखना u शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां से मिल गया y शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन, तो मेरा रेंज आ गया -4 से इनफाइनाइट। दोस्तों यहाँ पे y पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। y तो सब कुछ लेना, ऑलवेज जीरो के बराबर बड़े रहना और तो कभी जीरो मत होना। तो यहां से मिल गया ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 5 से इनफाइनाइट, रास्ते में आएगा 9, 9 को मत लेना। हो गई दोस्तों ये बात। गैस हमने इसी बात को आगे बढ़ा करके हमने जुलाई 2021 का एक सवाल सॉल्व किया था, आइए इसको फिर से देखते हैं एक बार, पूरा ध्यान दोगे एक बार। दोस्तों मैंने बहुत सारे वेरिएशंस कराए थे पर एक वेरिएशन लेते हैं जो अभी मैंने LDR में भी डाला है और जुलाई 2021 में आया हुआ सवाल है। हमें निकालना है रेंज, बोलो हाँ।
सबसे पहले क्या करें, y के फॉर्म में लिखें, मेक एक्स सिंगल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, और एट द एंड मैंने y को, पूरे क्वेश्चन को y के फॉर्म में लिख लिया। अब y के ऊपर है अंडर रूट की छत, मैं क्या चाहता हूं, y यू शुड बी ऑल, अंडर रूट के अंदर वाली वस्तु हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गाइस मैं इस y स्क्वायर को वहां पे लेके चले जाऊं, चाहिए इसको वहां पे लेके चले जाऊं, अल्टीमेटली मुझे पता लगता है गाइस कि y स्क्वायर, सुनिए अब मैंने आपको यहां बताया था, यहां पे दोस्तों ग्रेटर देन साइन है, यदि आपको इसको पॉजिटिव करना है तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड विद माइनस साइन, मैं जब भी बोथ द साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूं साइन ऑफ इनइक्वालिटी फ्लिप कर दी मैंने। अब दोस्तों ये है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे x की एक वैल्यू होगी दो, दो, इसको फैक्टराइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो मुझे पता लग गया a माइनस बी और a प्लस, तो y की दो वैल्यू आई 4 और -4। गैस एक -4 प्लॉट करिए और एक 4 प्लॉट करिए, कर दिया प्लॉट। गैस अब यहां पर मैंने आपको बताया था, चेक करिए जो आपने क्वाड्रेटिक को प्लॉट किया है, क्या इसका y स्क्वायर का सामने वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये ऊपर से शुरू होगा, ऊपर नीचे ऊपर, यदि ये नेगेटिव होता तो कहां से शुरू करता मैं, नीचे ऊपर ऐसा। गाइस आपको चाहिए लेस देन वैल्यू एट द एंड, बोलो है ना, तो आप ये मत सोचो कि आप ग्रेटर देन चाहिए, या आपका आखिरी में जो इक्वेशन बना उसके लिए क्या लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है, लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कहां से लेके कहां तक, -4 से 4। यदि आपने यहां पे -4 से 4 लिया तो आपका जो मेन इक्वेशन है ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझा क्या? आप ये मत सोचो कि सर ये तो ग्रेटर देन चाहिए था ना तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, नहीं, आपने आखिरी में जब माइनस से मल्टीप्लाई के साइन बदल गई तो अल्टीमेटली आप एंड में क्या ढूंढ रहे हो, लेस देन वैल्यू, तो मैं लेस देन वैल्यू कहां मिल रही है मुझे, नीचे। मैंने इसके लिए कंक्लूड किया था आपको कि हमेशा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर देना, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव कर देना। यदि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो मैं यहां से लेके यहां तक बोलता, माइनस इनफाइनाइट से -4 और 4 से लेके इनफाइनाइट, लेकिन सिंस यहां पे लेस देन वैल्यू मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू कहां मिल रही है, यहां, यदि आपने यहां से ये वाली वैल्यू पुट करी तो आपका जो फाइनल क्वेश्चन था वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा हमेशा। समझा क्या दोस्तों? गाइस हमने ये वाला पार्ट बहुत 1 2 3 4 बहुत वेरिएशंस कवर किए थे, यहाँ पे आगे बढ़ जाऊं मैं अभी, यहाँ पे इससे ज्यादा टाइम देना सही नहीं है, पता ना हमने इस पे कितना टाइम दिया है, पूरे 2-2 घंटे दिए यार इस पे, ठीक है दोस्तों। एक ये वाला पार्ट है, आप एक बार इसको देख के जाना, जुलाई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे अभी रिवीजन में नहीं ले रहा मैं, बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसे देख के जाना। मैंने बताया था यहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको निकालना है रेंज, लेकिन रेंज निकालने के लिए यहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन को कभी भी वाई के फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने बताया था, जब भी आप क्वेश्चन को वाई के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इन एक्स सच दैट y becomes the coefficient of quadratic, कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो y है अलग तो नहीं हो पा रहा, तो y एक्स स्क्वायर के क्वाड्रेटिक में एक कोएफिशिएंट बन जाए। इससे आपको एक लिबर्टी मिलती है y में कंडीशन बनाने की, दैट d शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपने आप y में एक शर्त बन जाएगी और यहाँ पे आपका इक्वेशन फिर से बन जाएगा ये वाला, और आपका आंसर आ जाएगा -1/2 से लेकर 1/2। ये दोस्तों एक स्पेशल क्वेश्चन बोल के मैंने करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन मात्र एक बार जुलाई 2017 में आया है। होता क्या है कि एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब आया होगा तो मुझे लगता पूरे इंडिया ने नहीं किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरी इंडिया की क्वाड्रेटिक को अगर पे तैयार नहीं थी, लेकिन जब जुलाई 2021 में आया तो यहाँ पे एक प्रमाण हो गया, हम पहले भी पूछ चुके हैं, हम दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। यस, इससे भी टफ क्वेश्चन है ये वाला, ये जुलाई 2017 में एक बार आया है, एक बार इसे और जरूर देख के जाइएगा। आज क्लास के बाद एक बार देख लो घर जाकर टाइम निकाल करके, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, चलो देख ही लेते हैं। ये लिखा हमने, बोलो हाँ ना, यहां पे जब क्वेश्चन यहाँ पे क्वाड्रेटिक ऐसी होती ना, यदि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर में क्या है, तो आप कभी भी एक्स को अलग कर ही नहीं पाओगे, पक्की बात है। कब पता है कब अलग नहीं कर पाओगे, जब आपके पास bx और cb हो। यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता और ये कांस्टेंट होते तो बात बन जाती, पर मेरे पास यहाँ पे एक x भी है और यहाँ पे एक c भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लेता, मैं यहाँ पे कभी भी पूरे क्वेश्चन को y के फॉर्म में लिख ही नहीं पाता। यू कैन नॉट मेक x सिंगल, तो मैंने क्या कहा, ऐसा कुछ करो कि जो y है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में ए बी सी कोएफिशिएंट की जगह ले ले। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब ब्रैकेट को ओपन किया तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने x को इधर लाया तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बोलो है ना, क्या आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, जहां पे a क्या है आपका, b कितना है -1 और c कितना है y, क्या आपके पास abc आ गया। हम बच्चे को बताया रूट्स रियल तभी होंगे when d is greater than equal to 0, तो गाइस हमने यहाँ पे एक शर्त लगा दी that d should be greater than equal to 0 वाली, तो d हमारा कितना क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 1 माइनस 4ac y इंटू वाई कितना। अब क्या आपको दिख रही है कि अल्टीमेटली एट द एंड हमने y के ऊपर एक अंडर रूट की छत लेकर के आ गए। हम बोलते हैं y तो सब कुछ लेना, पर एक बात ध्यान रखना, u शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
0। तो यहां पर दोस्तों y का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। मैंने कहा आप अब एक नियम बना लो, हम जब भी क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे वी विल मेक श्योर कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई बोथ द साइड विथ माइनस साइन। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया पॉजिटिव और ये 1 हो गया नेगेटिव, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गई। बदलने के बाद दोस्तों देखिए ये रहा आपका ए एक्स स्क्वायर और ये रहा आपका 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आए, दोनों को प्लॉट किया। आप एट द एंड ढूंढ रहे हैं लेस देन वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू उठा लूं, -1/2 से लेके 1/2, जो आपने यहां पे किया था वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। पर पूछने का अंदाज क्या है, बस फर्क कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, पर क्या बी एक्स और सी है क्या, नहीं, तो एक्स वाई अलग हो जाएगा। लेकिन जब बी एक्स और सी आ जाए तो गैस अलग नहीं हो पाएगा। जब भी आपके पास ए एक्स स्क्वायर के बी एक्स और सी आ जाए, आप y को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या करिए, आप ऐसी क्वाड्रेटिक बना लीजिए कि y उसके कोएफिशिएंट का रूप ले ले। समझा क्या दोस्तों? और bx और c नहीं है तो 100% आपका पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में लिखा जाएगा। आप मेक x सिंगल में कामयाब हो जाओगे। हो गया दोस्तों? इस क्वेश्चन को आज घर जाके एक बार रफ कॉपी में अपने आप लगा के देख लोगे। यदि आपने एक बार वो हासिल कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस सुपर हो जाएगा आज। चलिए, ये क्वेश्चन वो है, यदि इतिहास का सबसे कठिन पेपर आया इस बार तो भी आप तैयार हो। चलिए दोस्तों, फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 1 मेनी 1। फटाफट दोस्तों 5 मिनट और लेंगे इस पर। 1 1 मेनी 1, यदि हर एक एलिमेंट की गाइस एक ही इमेज है तो हम क्या कहेंगे इसको, 1 1। यदि कोई भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज है, सॉरी प्री इमेज, यहाँ पे इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी 2 प्री इमेज है 4 की, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी 1। गाइस यदि हमें कोई क्वेश्चन दे दिया इक्वेशन के फॉर्म में और बोलता है चलो चेक करो ये 1 1 है कि मेनी 1, तो क्या करना, आप दो मान लेना नंबर x1 और x2, आप निकालना f ऑफ x1 और f ऑफ x2। इक्वेट करने के बाद यदि आखिरी में आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो आप बोल देना ये 1 1 है। सर एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया मुझे, बता ये 1 1 है कि मेनी 1, तो हमने कह दिया दो नंबर मान लिए x1 और x2। हमने पहले x की जगह x1 पुट किया, मैंने निकाला f ऑफ x1, फिर हमने x की जगह x2 पुट किया, हमने निकाला f ऑफ x2। दोनों को इक्वेट किया, यदि बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। सिंस हमें आखिरी में x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तो हम कहेंगे 1 1 है। यदि ये नहीं मिल पाता तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेनी 1। यदि कहे कभी आपको कोई ग्राफ चेक करना है कि 1 1 है कि मेनी 1, तो x एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। यदि इसने एक ही जगह पे कट किया तो ये 1 1 है, वरना ये क्या है, मेनी 1। हो गया दोस्तों? अब दोस्तों बात करते हैं ऑन टू और इनटू की। यदि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो वो क्या है, ऑन टू। यदि रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो पाए तो वो क्या है, इनटू। गाइस आइडेंटिटी और ये कोई काम की नहीं है। कॉम्पोजिट दोस्तों, ये आपको f ऑफ g ऑफ x वाली बात याद है पूरी अच्छे से एक बार? सर हमें मान लेते हैं f ओ g निकालना है, मतलब फंक्शन f में जहां जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, पूरा। और अब वो g ओ f निकालना है तो फंक्शन g में जहां जहां पर x है पूरा क्या पुट कर देंगे, fx। इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन अभी मैं LDR में करवाऊंगा आपको, ये पूरी बात आपके दिमाग में आ जाएगी। एक टफ क्वेश्चन करेंगे अपन इसका, ठीक है गाइस? इनवर्स बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता। स्टेप 1 क्या है, मेक x सिंगल, पूरे क्वेश्चन को y के फॉर्म में लिखिए, फिर उसके बाद x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, सॉरी रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों, यहां पे इसका इनवर्स निकालना है तो पहले मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को y के फॉर्म में लिखा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, x को सिंगल कर दिया, अब रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। दिस इज द इनवर्स। हो गया दोस्तों? गैस एक बार आप लोग ऑड और इवन फंक्शन देख करके जाना। और गैस यहां पे हमने प्ले विद द ग्राफ्स किया था, प्ले विद द ग्राफ से बस मुझे बताइए, यदि स्ट्रेट लाइन है, सुनिए ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 5, ऐसी लाइन है, ये कभी फंक्शन होती है क्या, नहीं। ऐसी लाइन है हमेशा फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लाइन है ऑलवेज अ फंक्शन। डायग्राम बना के अपने आंसर को हम निकाल लेंगे। यदि दोस्तों कोई भी कोई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक हमेशा ऐसा ग्राफ लेती है, जब ऐसा ग्राफ लेती है तो फंक्शन तो होता है, पर 1 1 की मेनी 1, मेनी 1। और गाइस कभी रेंज निकालना पड़ जाए किसी क्वाड्रेटिक का तो मैंने आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख के दी थी, आप ले लेना उसके वर्टेक्स से लेके इनफाइनाइट, और ये उसका वर्टेक्स क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4a से लेकर के इनफाइनाइट। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, खत्म। ठीक है गाइस, ये स्पेशल केस से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब इसका वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट। हो गया दोस्तों? चलिए गाइस, क्यूबिक के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक सारी की सारी एक जैसी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए गाइस, इसको क्वेश्चन से करेंगे, इसको अपन क्वेश्चन से मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। गाइस हियर वी आर डन विद द पावरफुल रिवीजन ऑफ द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। यदि एक बार आपको अपने आप पन्ना पलटना तभी पन्ने पलट लीजिए एक बार, फिर अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम रिवीजन करने जा रहे हैं टॉपिक डेरिवेशन का।
चलिए दोस्तों डेरिवेशन का रिवीजन शुरुआत करते हैं। सर डेरिवेशन का हमने मतलब निकाला था, डेरिवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। सर हमारा इस चैप्टर में हम किसको ब्रेक करेंगे गाइस? आप ब्रेक करेंगे यहाँ पे फंक्शंस को, और स्पेसिफिक कहूं तो इक्वेशन को, और स्पेसिफिक कहूं तो वेरिएबल को। जब तक एक एक वेरिएबल को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गाइस इन्हें तोड़ने के लिए बनते हैं 4 नियम। ब्रैकेट को तोड़ने के लिए पहला नियम चेन रूल, जो हम नहीं पढ़ते, हम फॉर्मूले के अंदर मर्ज कर चुके हैं। डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल गाइस, और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल हो गए। कुल मिला के 3 रूल बचते हैं पढ़ने लायक। तो गाइस पर वो रूल तक जाने के पहले मैंने आपको पढ़ाए थे 5 बॉडीगार्ड। हमारा चैप्टर में एम है फंक्शन को ब्रेक करना, पर फंक्शन को पहले प्रोटेक्ट करता है कौन? पावर एन। पावर एन कैसे टूटेगी? पावर आ जाएगी आगे पावर में एक कम, लेकिन जब आपने ये लिखा तो कौन टूटा? पावर। आपके पावर को तोड़ने का अंदर के फंक्शन को लगाइए मल्टीप्लाई का साइन और अंदर के फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए। लॉग एफ एक्स, अरे फंक्शन बाहर निकल, कौन बचा रहा है? लॉग। भैया मेरा यहाँ चैप्टर में लॉग को तोड़ने का है नहीं, पर ये बचा रहे हैं, तो लॉग को कैसे तोड़ेंगे? 1 अपॉन, जब आपने 1 अपॉन एफ एक्स लिखा तो कौन टूटा? लॉग। लगाइए मल्टीप्लाई का साइन और फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए। ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स, ये नहीं टूटता, टूटने के बाद वैसा ही बन जाता है, लेकिन जब आपने ये लिखा तो कौन टूटा? ई। लगाइए मल्टीप्लाई का साइन और फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए। कांस्टेंट का 0, ए की पावर एफ एक्स का ए की पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए। जब आप ये पूरा लिखते तो कौन टूटता है? ए। आपका एम ए को तोड़ने का नहीं है, एफ एक्स को तोड़ने का। लगाइए मल्टीप्लाई का साइन और फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए। दोस्तों यहां पे हमारे 5 बॉडीगार्ड खत्म हुए थे। इसके बाद यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डी वाई बाई डी एक्स। सुनिए, जब कोई वेरिएबल अपने खुद के रेस्पेक्ट में टूटता है, जब कोई वेरिएबल खुद के रेस्पेक्ट में टूटता है तो उसका डेरिवेशन होता है 1। लेकिन मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं y का डेरिवेशन बताइए विथ रेस्पेक्ट टू y, तो बिल्कुल आप 1 कह सकते हो। कैसे? किसको तोड़ा? y को। किसके रेस्पेक्ट में? y के। लेकिन जब मैं कहता हूं y का डेरिवेशन बताइए विथ रेस्पेक्ट टू x, अब ये 1 नहीं होगा, dy बाय dx। लेकिन जब मैंने कहा x का डेरिवेशन बताइए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना? 1। अब दोस्तों मैंने पूछा log y का डेरिवेशन बताइए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन बाहर निकल y, पर कौन बचा रहा y को? log। तो आपने लिखा 1 अपॉन y। जब आपने 1 अपॉन y लिखा तो कौन टूटा? log। y का डेरिवेशन, इसे खाना मत बस गाइस। देखो log x का डेरिवेशन 1 अपॉन x। सर यहां पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया? 1। लेकिन जब बात आती है y की तो 1 अपॉन y लिखा, लेकिन y का डेरिवेशन dy बाई dx क्यों आता है? क्योंकि हम y को y के रेस्पेक्ट में नहीं, y को x के रेस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं। और यहां पे इंटू 1 क्यों आता है? क्योंकि वो dx बाई dx हो जाता है, और dx बाई dx क्या हो जाता है? 1। समझा क्या गाइस? यहीं पे ये वाली पूरी अंडरस्टैंडिंग हमने यहां पे वही निकाला था, ये यहां पे। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक बार मुझे ये रिवाइज कराइए आप लोग, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। सुनिए, मुझे सब यहां पे जो dy बाई डी एक्स में लिखता हूं, ये dy बाई डी एक्स देखिए मुझे ये पता लगता है कि मुझे पूरे इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में ब्रेक करना है? x के रेस्पेक्ट में। चलिए मैंने आपसे मांगा है dy बाई डी एक्स, फंक्शन बाहर निकल, कौन बचा रहा है y को? 5। पहले अपने जो 5 y की पावर 4 लिखा तो कौन टूटा? पावर। आपका एम पावर को तोड़ने का एक y को, y का डेरिवेशन dy बाई log y का, जब आपने 1 अपॉन y लिखा तो कौन टूटा? log। y का डेरिवेशन e की पावर y का e की पावर y का डेरिवेशन dy बाई dx। गाइस अब यहां पे हमने शुरू किया मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगता है? फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेशन, प्लस सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन। गाइस डिवीजन रूल, फर्स्ट और सेकंड, नीचे वाले का होल स्क्वायर, पहले बोलो एक बार, नीचे वाले का एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेशन, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का। गाइस मैंने आपको कहा था इसको ऐसे याद रखना, यदि आप नीचे वाले पे शुरुआत करके नीचे वाले के डेरिवेशन पे खत्म कर रहे हो तो आपने डिवीजन रूल सही लगाया है। गाइस इसके बाद हमने कहा था यहाँ पे पैरामेट्रिक। गाइस आपको मैंने y और t में रिश्ता दे दिया, x और t में रिश्ता दे दिया, पर मैं मांगता हूं आपसे dy बाई dx। सर हम यहां से dy बाई dt निकाल सकते हैं, यहां से dx बाई dt निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके हम क्या निकाल लेते हैं? dy बाई dx। दोस्तों लॉगरिथमिक जब भी पावर में होती है वेरिएबल, देन टेक लॉग बोथ द साइड, टेक लॉग द बोथ द साइड से क्या हो जाएगा? पावर आ जाएगी आगे, और हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल वहां पे लग जाता है। दोस्तों इसके बाद हमने शुरुआत की थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जब भी आप किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो आप बनाते हो इक्वेशन ऑफ द स्लोप। यदि मान लेते मैंने आपसे पूछा फाइंड द स्लोप एट पॉइंट 2, तो पहले स्लोप निकालने के लिए पहले स्लोप का इक्वेशन बनाओ। स्लोप का इक्वेशन कैसे बनाते हैं? डिफरेंशिएट करके। जो डिफरेंशिएट करके dy बाई dx आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्लोप। गैस अब यहां पे x का वैल्यू पुट करके अपना रिक्वायर्ड स्लोप घर लेकर के जाइए। यहां पे ट्विस्ट क्या आएगा? यहां पर मैंने आपको पॉइंट दे दिया, एग्जाम आपसे क्या मैनिपुलेट करेगा? पॉइंट नहीं देगा, पॉइंट को घुमा फिरा के पूछेगा। दोस्तों इसके लिए मैं याद है फाइंड द स्लोप एट द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर y इज इक्वल टू 2 लाइन कट द ग्राफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट था क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को प्लीज एक बार देख लेना, पता नहीं कैसे एलडीआर में रह गया, वरना कर लेते वो क्वेश्चन।
गाइस इम्प्लिसिट जरूरत नहीं है, हायर ऑर्डर डेरिवेशन जरूरत नहीं है। गाइस अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। दोस्तों जब भी मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा या तो मिनिमम वैल्यू लेगा, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके इक्वेशन को जीरो के बराबर करिए, वहां से आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी या तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा या तो मिनिमम। अब यदि ये पता करना है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा और कौन सा पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा, तो अब दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए और वहां पे उस पॉइंट को पुट करिए। यदि उस पॉइंट को पुट करने के बाद आपको आ रही है पॉजिटिव वैल्यू तो वहां पे मिनिमम वैल्यू है, और यदि आपको आ रही है नेगेटिव वैल्यू तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू लेने वाला है। गाइस यहां पे हमने तीन तरह के पॉइंट्स पढ़े थे, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और प्रॉफिट। गाइस तीन तरह के कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो कांस्टेंट होता है ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। और जहां जहां पे एक्स है पर यूनिट है वो क्या आपका? वेरिएबल कॉस्ट। यदि दोनों साथ में लिखे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल तो ये क्या? टोटल कॉस्ट। गाइस टोटल कॉस्ट की इक्वेशन को जब भी आप एक्स से डिवाइड करते हो तो आपका आ जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब पर यूनिट कॉस्ट। यदि आपने सिर्फ वेरिएबल वाले कंपोनेंट को डिवाइड किया एक्स से तो आपका आ जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और आपने कांस्टेंट को डिवाइड किया एक्स से तो आपका आ जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सर एक और इक्वेशन होती है मार्जिनल कॉस्ट। जब भी आप टोटल इक्वेशन, टोटल कॉस्ट किसको? टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिल जाता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या पॉइंट क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों यहां पे अपन क्वेश्चन देखेंगे। रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है गाइस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कभी कभी आपको प्राइस और क्वांटिटी नहीं देगा, आपको प्राइस और क्वांटिटी में एक इक्वेशन दे देगा। हमें चाहिए रेवेन्यू फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ द साइड विद क्वांटिटी। तो ये प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या हो जाएगा? आपका रेवेन्यू, और यहां पे आपका एक रेवेन्यू का इक्वेशन बन जाएगा। जब भी आप रेवेन्यू इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है मार्जिनल रेवेन्यू। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं दोस्तों? प्रॉफिट निकालते हैं हम रेवेन्यू इक्वेशन माइनस कॉस्ट इक्वेशन। क्या बात याद है दोस्तों? अब इसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के लिए दोस्तों एक बार आप लोग एक एक क्वेश्चन के तड़का लगा लीजिएगा, पर मैं अभी एलडीआर में कुछ क्वेश्चन आपके करवा देता हूं। शुरू करें दोस्तों? चलिए दोस्तों हमने अभी यहाँ पे रिवीजन कर लिया डेरिवेशन का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट इंटीग्रेशन का रिवीजन। दोस्तों इंटीग्रेशन में कोई मेथड्स नहीं होते, सॉरी इंटीग्रेशन में कोई थंब रूल नहीं होता कि मल्टीप्लिकेशन रूल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे होते चार मेथड। हम लोग को दोस्तों चार मेथड पे कमांड होना चाहिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन। इस पे कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। फॉर्मूला लिख के इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया, क्वेश्चन पूरे 20 अटेम्प्ट में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उसके पीछे इतने सारे फॉर्मूले याद करके कोई सेंस नहीं बनता। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए आंसर देता हूँ। यदि मान लेते हैं आपको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ के गए हो तो आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना। जिस भी ऑप्शन को आपको ऐसा लगे कि इसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन मिलने की संभावना है वो आंसर आप राइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप एक बार याद करते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। गैस वन अपॉन एक्स का लॉग x का डेरिवेशन होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग x। e की पावर ax का e की पावर ax अपॉन a। गैस इसको नहीं पढ़ा था अपने, रुक जाओ। कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल x, ठीक है ना। और log x का वैसे तो हमने इंटीग्रेशन सीखा था बाय पार्ट से, पर मैंने कहा था इसे याद करके जाना x इंटू ब्रैकेट में log x माइनस वन। दोस्तों फिर हमने शुरुआत की थी यहाँ पे पहले मेथड की, जो क्लैरिफिकेशन नोट छोड़ो। सर देखो हमने हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कहा था हमें इंटीग्रेशन आता है मात्र उन पांच चीजों का, x की पावर n, वन अपॉन एक्स का log x, e की पावर ax का e की पावर ax अपॉन a, कांस्टेंट का जीरो, और a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a, ठीक है ना। गैस हमें सिर्फ उन पांच चीजों का ही इंटीग्रेशन आता है। यदि सवाल ने इसके अलावा कोई भी चीज का इंटीग्रेशन मांगा सो यू आर बाउंड टू अप्लाई मेथड। सबसे पहला प्रेफरेंस दो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है सुनना। गैस अपने पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में स्प्लिट करिए। ये रहा एक पार्ट, जनरली जिसके ऊपर पावर होती है वो होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, और जहां पे बचा हुआ रहता है सेकंड पार्ट। पर पावर्स को कभी टी मत मानिए। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसमें 2x प्लस 3, तो अब 2x प्लस 3 को मान लो t, इसको आपने डिफरेंशिएट करके रख लिया। अब इस पूरे क्वेश्चन को रिप्लेस करते हैं t से। इसको अपने t माना था, हमने लिख दिया t की पावर 6। और दोस्तों हमने dx को भी रिप्लेस करना है, तो dx को कैसे रिप्लेस करेंगे दोस्तों? यहाँ पे dx को रिप्लेस करेंगे स्टेप नंबर 2 से। सर ये रहा dx, मैं dx को यहाँ पे लेके चले जाऊंगा dt बाई 2। अब दोस्तों यहाँ पे dt बाई 2 में से 1/2 कॉमन आ गया, बच गया t की पावर 6। क्या ये t की पावर 6 उन पांच में से कोई एक है क्या? हाँ, x की पावर n। कैसे होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस, तो यहां पे हो गया t की पावर 6 प्लस 1 7 अपॉन 7।
सर यहाँ पे हमारा आ गया टी की पावर 7/14, लेकिन हमने क्वेश्चन x के फॉर्म में मांगा था, तो वापस आप t को अपने x के फॉर्म में रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज 2x + 3। समझा क्या दोस्तों? दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट, मतलब हमारा मेन मोटिव ये होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो t और पूरी कोशिश करो इन 5 में से कोई एक टाइप आपका बन जाए। यही था आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसमें मैंने आपको 2 शॉर्टकट याद करवाए थे, वो शॉर्टकट देखिए क्या था। यदि कभी आपके पास ax + b की पावर n आ जाए और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, सुनना, तो दोस्तों आप यहां पे क्या करिए, जब भी लीनियर की पावर n होती है तो आप बिल्कुल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना लगाएं, आप चुपचाप कर दीजिए ax + b की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए x का कोएफिशिएंट। अब जैसे कि यहां पे आप ध्यान से देखो, तो क्या मैंने आपसे एक लीनियर की पावर n मांगा था क्या? तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे आप इसको, ax + b की पावर n + 1 अपॉन n + 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज x का कोएफिशिएंट a। तो आपका आंसर हो गया 2x + 3 की पावर 7/14, ये रहा। और दूसरा शॉर्टकट जो मैंने आपको याद करवाया था, यदि मान लेते हैं नीचे है कोई फंक्शन और ऊपर बैठा है उसका डेरिवेशन, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके चुपचाप लिख दीजिए log x, नीचे वाला log fx, नीचे वाला, नीचे है एक फंक्शन और ऊपर है उसका डेरिवेशन, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए log नीचे वाला फंक्शन। समझा क्या दोस्तों? ये 2 शॉर्टकट अब याद करिए, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा एग्जाम में। अब सुनो दोस्तों, चलो अभी हम लोग यहां पर आते हैं इजी वाले पार्ट पे। ये अपना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। बाय पार्ट्स दोस्तों ये आप एटलीस्ट करके जाइए, बाकी भले कुछ नहीं करके जा रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा अभी। सुनो, बाय पार्ट्स बोलता है जब भी आपको 2 छोटे छोटे फंक्शन ऐसे बाजू में दिखे, आप एक को मान लीजिए फर्स्ट, एक को मान लीजिए सेकंड, लेकिन यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड नहीं मानते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं अपन आइलेट से, लेकिन आइलेट में ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में है नहीं और इनवर्स हमारे सिलेबस में है नहीं, तो बच गया हमारे पास LAE। सबसे पहला प्रेफरेंस दीजिए लॉग को, सेकंड प्रेफरेंस आप दीजिए अलजेब्रा को, और सबसे लास्ट प्रेफरेंस आप दीजिए ई को। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्स और सबसे पहला लास्ट प्रेफरेंस किसको है? ई को, तो मैंने माना इसको सेकंड, और अलजेब्रा को है मैंने माना फर्स्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, एक और क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिखा है log x, तो गाइस log x को LAE पहला प्रेफरेंस दीजिए log को, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान के अपने सेकंड माना उसको। गाइस अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं याद रखना, पहला वाला एज इट इज, बोलो मेरे साथ, पहला वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, नहीं फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस, बोलो माइनस, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट वाले का डेरिवेशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। बस इतनी सी बात याद करके जाओ, ये और ये देखो पूरा सेम है। यहाँ फर्स्ट वाला एज इट इज था, यहाँ फर्स्ट वाले का डेरिवेशन है, यहाँ पे सेकंड वाले का इंटीग्रेशन था, यहाँ पे सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है। देखो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट वाला एज इट इज नहीं है, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन, अब सेकंड वाले का हो गया। देखो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन, एक्स का डेरिवेशन 1, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन। लेकिन दोस्तों जब तक इंटीग्रेशन का एक एक साइन जिंदा है तब तक हमारा सवाल जिंदा है। तो अब मैंने यहाँ पे तो कुछ साइन था नहीं, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और दोस्तों ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे कॉमन लेकर के। तो गाइस इसको कहते हैं बाय पार्ट्स। एटलीस्ट आप बाय पार्ट्स का इतना पढ़ के जाओ कि बाय पार्ट्स काम कैसे करता है। गाइस जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, चलो इस पे क्वेश्चन पे तो अपन अभी आ जाएंगे, क्वेश्चन पे अपन अभी आ जाएंगे। एक लास्ट पार्ट रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता दिया, बाय पार्ट्स बता दिया, ये इतना छोटा चैप्टर, तीसरा लास्ट पार्ट बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप होते हैं, आपको सिर्फ एक टाइप पढ़ना है। यदि आपके पास कभी लीनियर अपॉन लीनियर 2 नीचे आ जाए, लीनियर इंटू लीनियर, सुनिए इसका मेथड क्या था, सुनो इसका मेथड क्या था। यहाँ पे एक्स की एक ऐसी वैल्यू बताओ जो इस ब्रैकेट को 0 कर दे, बताओ क्या है? 1। तो 1 यहां मत पुट करना, बाकी सब जगह पुट कर दो, ठीक है। अब 1 यहां पुट करो, कितना आ जाएगा? 2 × 1 कितना? 2, 2 + 1 कितना? 3, यहां पुट करो 1 - 2 कितना? -1, तो 3/-1 -3, आप ले लो -3, और जहां पे आपने पुट नहीं किया था उसको डाल दो लॉग में, log x - 1, खत्म। अब दोस्तों एक ऐसी वैल्यू बताइए जो इस ब्रैकेट को 0 कर दे, 2। अब 2 यहां पुट मत करना, बाकी सब जगह पुट कर दो। यहां पे कितना? 2 × 2 कितना? 4, 4 + 1 कितना? 5, यहां पुट करो 2 - 1 कितना? 1, और लॉग ले लो उस ब्रैकेट का जिसमें आपने पुट नहीं किया था, x - 2। दोस्तों ये आपका आंसर है, खत्म। फिर से देखो एक बार, देखो लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर आ जाए, यहां पे लगाना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन, पर पार्शियल फ्रैक्शन ना लगा करके आप क्या करना, ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में आता है, यही आता है, सिर्फ यही आता है, पार्शियल में आता है तो यही आता है। ये देखो लीनियर इंटू लीनियर, यहां पे ऐसा क्या पुट करूं मैं? 1,
यहाँ पुट मत करके बाकी सब जगह पुट कर दो। कितना आ गया? माइनस लॉग x माइनस 1। यहाँ पे क्या पुट करूँ? 2। अब यहाँ मत पुट करना, 2 माइनस 1, 1 बच गया, प्लस 1 इंटू लॉग x माइनस 2। गैस मल्टीपल लॉग लिखा है, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। गैस इसको मैं इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखूँ तो माइनस रहेगा, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डिवाइड। ये देखो ऑप्शन है। समझा क्या? आप बस ये वाला पार्ट समझ जाओ। देखो तीनों पार्ट तो समझा दिए। पहला क्या है आपका? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्लिक करिए तो ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन पहला वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा वाला फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। उस पर भी क्वेश्चन कराता हूँ भी आपसे। तीसरा लास्ट पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन, पहले वाला सॉरी यहाँ पे दोस्तों लीनियर सॉरी, यहाँ पे आप ऐसा वैल्यू पुट करो जो इसको जीरो कर दे, पर यहां मत पुट करना, बाकी सब जगह पुट करना, और इसका ले लेना लॉग। यहां पे x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करो जो इसको जीरो कर दे, पर यहां मत पुट करना, बाकी सब जगह पुट कर देना, और इसका ले लेना लॉग। बात खत्म। समझा क्या दोस्तों? और दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट, एक बार इसको रिवाइज करो। यदि कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये देख लो, पूरा 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 रिवाइज हो गया आपको। समझो, कभी भी लिमिट्स लगी हुई है तो लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं? पहले डिफरेंशिएट कर लिया, सॉरी इंटीग्रेट कर लिया पहले, उसके बाद अपर लिमिट को रखो यहां पे और लोअर लिमिट को रखो यहां पे, ठीक है? अब सुनना, अब पहले अपर लिमिट पुट करिए, निकाल लीजिए एक वैल्यू, माइनस करिए, लोअर लिमिट पुट करिए और निकाल लीजिए एक वैल्यू। बात खत्म। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दोस्तों एक बार मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया दिमाग में, 5 या 6 क्वेश्चन कराता हूं, आ गया एग्जाम में, बना करके आ जाना, और इससे मिलता जुलता आ गया तो भी बना लोगे आप, बस थोड़ा धैर्य रखना। शुरू करें दोस्तों। अब देखो, मैं इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में। ये चैप्टर ऐसा है कि इससे ज्यादा पढ़ाने गए तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। हम लोग एक बस रिविजन कर रहे हैं। आपका दिमाग इतना ब्लैंक इसलिए क्योंकि एक बार भी थोड़ी हिम्मत कर ली होती तो सिर्फ 3 ही लेक्चर थे, सिर्फ 3, 1.5 घंटे के, मतलब एक ही दिन का चैप्टर है ये। और अब जब मैं बोल रहा हूँ तो फील हो रहा होगा, हाँ यार था तो यार इजी, पढ़ लेना चाहिए था। गाइस चलो आगे आगे चालू करें। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो दोस्तों। कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ एक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एक इक्वेशन, यहाँ पे सेम इक्वेशन लिखा है और यहाँ पे लिखा है x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप लगा देना किंग। यहाँ पे क्या लगा देना आप? किंग। किंग क्या बोलता है? हाफ कर दो b माइनस ए का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ कर दो। अब ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। चलो गाइस, किंग पर और हम इन सभी पर बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, इन तीनों पे एक एक क्वेश्चन, और किंग और लिमिट्स पे एक क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किए हैं आपके एलडीआर पे, ताकि आपका एक पूरा चैप्टर का ऑरा तैयार हो जाए। उसको हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे अपन। दोस्तों यहाँ पे मेरा रिवीजन सेशन होता है खत्म, ये वाला वीडियो खत्म होता है। क्या दोस्तों आप लोग देख रहे हैं तो यकीन मानिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस मोटिव यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इससे पढ़ के पास हो जाओ। आज दोस्तों इसका मोटिव ये ज्यादा बनता है, यदि एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है तो आप अपने नोट्स, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स को कितना फास्ट पलटेंगे और आप कैसे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। यदि आप ये स्पीड को फॉलो करते हैं तो आप 1.5 डेज में पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे कि 20-20 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करके हमें क्वेश्चंस की तरफ जाना है। ये मोटिव से हमने इस वीडियो को बनाया है। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय क्वेश्चन के डिस्कशन में।